देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और बैटल ऑफ बंगाल में इलेक्शन की कवरेज के बीच कोलकाता से रोज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं खबर कट्टुकर। और आज सबसे पहले जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है पंजाब पर लटकती कोरोना की तलवार से जुड़ी हुई। जी हां, पंजाब में कोरोना का एक ऐसा सायरन बजा कि केंद्र से लेकर अमरिंदर सरकार सब अलर्ट मोड में आ गए। दरअसल देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पंजाब में मॉर्टेलिटी रेट जो है यानी मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात उस वक्त सामने आई जब ये पता चला जीनोम टेस्टिंग के जरिए कि जो केसेस पंजाब में आ रहे हैं उसमें से 81% यानी 100 में से 81 लोग यूके के नए खतरनाक घातक स्ट्रेन से पीड़ित हैं। कोरोना कल से थोड़ा और बड़ा है और कल से हमारे कुछ डेथ भी ज़्यादा हुई हैं, 44 हो गई हैं। सीरियसली इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और चिंता का विषय भी है। अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना का नया अजाब, नए स्ट्रेन के टारगेट पर पंजाब। ब्रिटेन वाले स्ट्रेन का वार, 100 में से 81 शिकार। यही है वो चौंकाने वाला आंकड़ा जिसने चंडीगढ़ टू दिल्ली सबके होश उड़ा दिए। पंजाब में कोरोना की सेकेंड वेव सुरसा की तरह मुंह फैलाई जा रही है। एक के बाद एक केस बढ़ रहे हैं और इसी बीच जब पंजाब सरकार ने कोरोना मरीजों की जीनोम टेस्टिंग कराई तो सामने आया कि पंजाब में 81% कोरोना मरीज ब्रिटिश स्ट्रेन से पीड़ित हैं। ये पहली बार है जब किसी राज्य या इलाके में ब्रिटिश या विदेशी स्ट्रेन के इतने ज्यादा मामले मिले हों। यही वजह थी कि बिना एक पल गवाए अमरिंदर सरकार ने इसकी जानकारी सामने रखी। दरअसल कोरोना की कथित सेकेंड वेव के चलते पंजाब सरकार ने मरीजों की जीनोम टेस्टिंग का फैसला किया था। इस टेस्टिंग के लिए कुल 401 सैंपल्स भेजे गए थे, जिसमें से 326 सैंपल्स में कोरोना की वजह B117 यानी ब्रिटेन के स्ट्रेन को बताया गया। दरअसल RT-PCR टेस्ट के जरिए ब्रिटिश या किसी और नए स्ट्रेन का पता लगाना मुश्किल होता है। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम टेस्टिंग की मांग की थी और टेस्ट रिजल्ट्स ने बता दिया कि पंजाब अब ब्रिटिश स्ट्रेन का घर बनता जा रहा है। ब्रिटेन से निकले इस नए स्ट्रेन के असर और खतरों पर अभी रिसर्च जारी है, लेकिन अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक B117 यानी ब्रिटिश स्ट्रेन मौजूदा स्ट्रेन से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। यानी अगर भारत में मौजूद स्ट्रेन से पीड़ित एक शख्स 10 लोगों को संक्रमित करेगा तो ब्रिटिश स्ट्रेन का एक पीड़ित 17 लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकता है। पंजाब में ब्रिटिश स्ट्रेन की इतनी बड़ी मौजूदगी बड़ी टेंशन का सबब था। इसी वजह से न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स इस स्ट्रेन की पूरी पड़ताल करने निकले। जब पुरानी खबरों के पन्ने खोले गए तो सामने आया कि पंजाब में ब्रिटिश स्ट्रेन का खतरा 3 महीने पहले ही महसूस कर लिया गया था। पंजाब में ब्रिटेन से आने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इस दौरान तकरीबन 5000 लोगों के टेस्ट भी किए गए थे। तो क्या ब्रिटेन से लौटे लोगों के जरिए ही B117 यानी ब्रिटिश स्ट्रेन ने पंजाब में एंट्री की? क्या वक्त से जीनोम टेस्टिंग ना होने के चलते पंजाब में ब्रिटिश स्ट्रेन का पता लगाने में देरी हुई? अगर जीनोम टेस्टिंग के सैंपल बढ़ाए जाएं तो ब्रिटिश स्ट्रेन का दायरा बढ़ जाएगा। सवाल बहुत हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब के तौर पर सिर्फ एक ही आंकड़ा है। हर 100 में से 81 कोरोना मरीज ब्रिटिश स्ट्रेन के शिकार हैं। कोरोना कल से थोड़ा और बड़ा है और कल से हमारे कुछ डेथ भी ज़्यादा हुई हैं, 44 हो गई हैं। बड़ा इस वेले मैं कह सकता हूँ भी सानू सारा नू सीरियसली इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और चिंता का विषय भी है। और दूसरा लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो प्रिकॉशन लें। आज के हालात की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे बड़ा वार पंजाब ही सह रहा है। 23 मार्च तक महाराष्ट्र में कोरोना के 24,645 एक्टिव केस थे तो पंजाब में 2,299 एक्टिव केस मिले।
पंजाब के जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात अमृतसर और नवा शहर के भी हैं। पंजाब में कोरोना का मीटर तेजी से दौड़ रहा है, बावजूद इसके लोगों के अंदर मानो महामारी का डर नहीं है। चंडीगढ़ के सुखना लेक की इन तस्वीरों को देख लीजिए। सरकार कंटेनमेंट जोन बनाने का ऐलान कर चुकी है। पुलिस बिना मास्क के लोगों का चालान काट रही है। इसके बावजूद सुखना पर मौज मस्ती जारी है। बिना जरूरत लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और वो भी बिना मास्क के। पंजाब में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और अभी हम चंडीगढ़ के सुखना लेक में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो लोकल लोग हैं या फिर टूरिस्ट, वो सुखना लेक आ रहे हैं लेकिन बिना मास्क के जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मास्क कहाँ है? मास्क नहीं लगाया आपने? लोड ही नहीं मास्क की। नहीं है, सानू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मोगा से भी सामने आई, जहां कोविड का डर सिर्फ कागजों में दिखा। बाजारों में भीड़ है और लोगों को लग रहा है मानो कोरोना चला गया। पंजाब के हालात पर केंद्र सरकार ने मॉनिटरिंग का दम भरा है। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। एक स्टडी से यह सामने आया है कि वैक्सीनेशन से ब्रिटिश स्ट्रेन को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। ये नतीजे ब्रिटेन में भी सामने देखे गए हैं, लेकिन लोग सावधानी बरत नहीं रहे हैं और वैक्सीन से पीछे भाग रहे हैं। जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो नागपुर से भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। नागपुर में 16 से 22 मार्च के बीच कोरोना के मामले बढ़ने का रेट 39.17% था और अगर पंजाब के हॉटस्पॉट की बात करें तो 16 से 22 मार्च के बीच जलंधर में ये रेट 155% था, लुधियाना में 39.18% और SAS नगर में 53.64%। नागपुर में 39% पर ही ऐसा कहर बरपा कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। पंजाब के हॉटस्पॉट का रेट नागपुर से ऊपर है। अगर जल्द हालात काबू में नहीं आए तो पंजाब में नागपुर से भी सख्त फरमान जारी करना मजबूरी बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की सेकेंड वेव के आते ही अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। नागपुर में लॉकडाउन लगते ही हजारों की तादाद में मजदूर पलायन करने लग गए, तो वहीं गुजरात के सूरत में लॉकडाउन की चर्चा भी नहीं थी, जिक्र भी नहीं था। बावजूद इसके आपको बता दें कि मजदूर सड़कों पर आ गए और अपने गांव की तरफ भागने लगे। दरअसल हो ये रहा है कि अफवाहों से भरे हुए मैसेजेस सोशल साइट्स पर सर्कुलेट हो रहे हैं और इस सब के बीच में गरीब पिस रहा है और गरीब अपने गांव की तरफ रुख कर रहा है कोरोना के चलते लॉकडाउन के डर की वजह से। तो वाला बोल रहे हैं कि मतलब भाषण दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है 22 तारीख को। अच्छा। और निकल जाना सब। अच्छा। तो गाड़ियाँ वगैरह सब बंद हो जाएगी। कहाँ जाना था तुमको? MP में, चंपा जिला किसी। लॉकडाउन लग जाएगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी, जल्दी से निकल जाओ। कुछ ऐसे अफवाहों से भरे मैसेज गुजरात के सूरत में वायरल होने लगे। नतीजा हुआ कि 24 घंटों के अंदर सूरत के मजदूरों के अंदर डर बैठ गया और हजारों की तादाद में मजदूर करने लगे पलायन। सूरत से आई इन 3 तस्वीरों को देखिए। बस स्टैंड पर इतने मजदूर पहुंच गए कि बसों की छत पर भी लोगों को बैठना पड़ गया। जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अगली बस के इंतजार में स्टैंड पर ही डेरा डालकर बैठ गए और जब जब सूरत से कोई बस निकलती तो सैकड़ों मजदूरों का जत्था गुजरात छोड़ता नजर आता। सूरत में लॉकडाउन लगा नहीं है। खुद CM रूपाणी कह रहे हैं कि गुजरात के किसी शहर में पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जब से नागपुर की खबर मिली है तब से मजदूरों के अंदर खलबली है। एक डर है, अगर 2020 की तरह लॉकडाउन लगा तो फाके पड़ जाएंगे। बस इसी डर के चलते मजदूरों के जत्थे अपने गाँव घर की तरफ भाग रहे हैं। नागपुर में लॉकडाउन की खबर आग में घी का काम कर गई। कुछ ऐसे फर्जी वीडियो मैसेज शेयर किए गए जहां पर स्थानीय लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेज भेजे गए जहां पर सूरत में लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही थी। बस गरीब मजदूरों के लिए इतना डर काफ़ी था। बीवी बच्चे और कपड़े लत्ते भरकर सूरत से गरीब मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। इन बेचारे मजदूरों की हालत ऐसी हो गई है कि लाख भरोसा देने के बावजूद ये अफवाहों से भरे मैसेज पर ही भरोसा करते हैं। समझाओ कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन मानने को राजी नहीं। जुबान पर एक ही बात है, बस घर जाना है। गांव जा रहा हूं, वैसे मेरा 15 दिन में टिकट ट्रेन का नहीं मिला, इसलिए हमने बस से जाने का फैसला किया। जा रहे हैं अपने गाँव तो जाना पड़ेगा ना।
गांव जा रहे हैं। कोरोना फैला हुआ है सूरत में, आपको पता है? हाँ सर पता तो है। लॉकडाउन का डर लगता है? हाँ लगता है ना। वायरल हुए फेक मैसेजेस ने ब्रेन वॉश किया तो सूरत के कोरोना मीटर ने भी मजदूरों के अंदर डर बैठा दिया। अकेले सूरत में इस वक्त कोरोना के 2360 एक्टिव केस हैं, जो गुजरात में सबसे ज्यादा हैं। सूरत के बाद अहमदाबाद का नंबर है, जहां 1594 एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर 894 मामलों के साथ वडोदरा है, तो चौथे नंबर पर है राजकोट, जहां 547 एक्टिव मामले हैं। सूरत हो या नागपुर, जैसे ही कोरोना के केस बढ़े तो हड़कंप मचा। पाबंदियों के जिक्र भर से लॉकडाउन की दहशत बैठी और नागपुर की ही तरह अब सूरत से भी हजारों की तादाद में तपती गर्मी में मजदूर वापस जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भाईजान पर दीदी इतनी मेहरबान कि रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं 100 में से 99 मुसलमान। जी हां, बैटल ऑफ बंगाल में लगातार ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और जब इन ताज़ा आरोपों का सच जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने पड़ताल करनी शुरू की तो हमारे सामने कुछ चौंकाने वाले डेटा और रिपोर्ट सामने आए। हमें पता चला कि दीदी ने एक आदेश पारित करके कुल आबादी के 99% मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डाल दिया है, यानी कि 100 में से 99 मुसलमान जो हैं वो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद सियासी बवाल मच गया है बैटल ऑफ बंगाल में। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। भाईजान पर दीदी मेहरबान। आरक्षण लेते 99% मुसलमान। बंगाल में तुष्टीकरण पर नया घमासान। यह है बैटल ऑफ बंगाल का नया ट्विस्ट। सीएए एनआरसी से प्रभुराम के जयकारे और चंडीपाठ से होते हुए अब बंगाल का रण पहुंच गया है मुसलमानों पर मेहरबानी तक। इस नए सियासी संग्राम का एपिसेंटर है ममता सरकार का वो ऑर्डर जो आया तो था साल 2012 में, लेकिन लेटेस्ट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। इस ऑर्डर को कैसे पास किया गया, क्यों पास किया गया, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए आखिर ये ऑर्डर है क्या। 2012 के पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लास बिल के जरिए 99% मुस्लिम आबादी को ओबीसी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। बिल अमल में आने के बाद मुसलमानों में सिर्फ सैयद और सिद्दीकी जो ऐसे वर्ग रह गए थे जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते थे। एक समुदाय की 99% आबादी ओबीसी कोटे में आए और आरक्षण का लाभ उठाए। यही है वो पॉइंट जिसको लेकर बीजेपी अब दीदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुस्लिम लोग को वो भाटा वाला जो चक्कर था वो शुरू किया था और वो हम लोग बोले थे कि हिंदू पंडित को क्यों नहीं, तो उसके बाद शायद हिंदू पंडित को भी एक क्लास देख के, एक सेग्रीगेशन देख के दिया गया था। बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि सीइंग दैट हु पंडित्स हु आर प्रो टीएमसी मनी विल बी गिवन टू देम, राइट। तो जात पात वाला जो चक्कर है ये टीएमसी करते हैं, ये कांग्रेस करते हैं। 98 में हम लोगों का पार्टी का गठन हुआ, उस टाइम से ये सारे लोगों को लेकर चल रही है, ओबीसी हो, एचसी हो, उसके बाद में माइनॉरिटीज़ हो, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी जो नेत्री ममता बनर्जी है वो विकास के लिए काम करती है, गरीबों के हित में काम करती है, माइनॉरिटी के हित में काम करती है। जितने भी वर्ग है वो तमाम लोगों के लिए, ये ना कि हम अपना वोट बैंक के हिसाब से, ये हमारा नेत्री का उद्देश्य नहीं है, ये नेत्री हमारी ये नहीं करती है। सियासी वार पलटवार की वजह है ओबीसी रिजर्वेशन का वो फायदा जिसके दायरे में 99% मुस्लिम आबादी आ गई। पश्चिम बंगाल में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 17% आरक्षण हासिल है। मुसलमानों की 99% आबादी को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई थी। पहला वर्ग था ओबीसी ए कैटेगरी, जिसमें 66 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया, जबकि दूसरे वर्ग यानी ओबीसी बी कैटेगरी में 41 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया। इस हिसाब से बंगाल में मुसलमानों की 107 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आ गईं। कुल 17% रिजर्वेशन में से 10% ओबीसी ए कैटेगरी के लिए थी और 7% ओबीसी बी कैटेगरी के लिए। हालांकि इस बिल के तहत 12 हिंदू जातियों को भी ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन आबादी के लिहाज से हिंदू ओबीसी मुस्लिम ओबीसी से काफी कम थे और इसी को बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है। पश्चिम बंगाल के लिए अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने महिसिया, तेली और दूसरी हिंदू जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का वादा किया है। तो टाइट चुनावी फाइट के मद्देनजर दीदी ने भी रिजर्वेशन के गिफ्ट का ऐलान किया है। टीएमसी ने भी महिसिया, तामुल, साहा जैसी जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने का वादा किया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि दीदी को अगर रिजर्वेशन देना ही था तो 9 साल का लंबा इंतजार क्यों किया गया।
जब 99% मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया, उस वक्त दीदी को हिंदुओं की याद क्यों नहीं आई? पश्चिम बंगाल के पिछड़ा वर्ग विभाग के आंकड़े के मुताबिक 38 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी के बांटे गए। दीदी सरकार के द्वारे सरकार योजना के तहत भी हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन इस सर्टिफिकेट के लिए कराया गया है। चाहे विकास का दम भरा जाए या फिर किसी समुदाय विशेष की तरक्की का, चाहे अनचाहे भी ऐसे कदमों के पीछे वोट बैंक की राजनीति ही नजर आती है। कहने वाले जरूर कहेंगे, जब दीदी को मुस्लिम वोट की दरकार थी तो मुसलमानों पर ओबीसी की मेहरबानी की बरसात की गई, और अब जब हिंदू वोट खिसकता नजर आ रहा है तो हिंदू जातियों की याद ममता बनर्जी को आई है। इसी वजह से चुनावी गुणागणित को भी देखना और समझना जरूरी है। बंगाल में तकरीबन 50 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोट बैंक ही डिसाइडिंग फैक्टर है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के ओबीसी वोट बैंक का हिस्सा बीजेपी की तरफ झुका और वेस्ट मिदनापुर, हुगली, हावड़ा जैसे जिलों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया गया हो। इससे पहले मौलवियों और पुरोहितों के भत्ते को लेकर भी दीदी को सवालों का सामना करना पड़ा था। इमाम साहेबरा ताদের ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন, আর আপনাদের কি করতে হবে 1000 টাকার জন্য? সাক্ষরতা। बीजेपी को बखूबी पता है कि ओबीसी वोट बैंक बंगाल की चुनावी लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि तुष्टीकरण को लेकर कमलधारी टीएमसी पर चौतरफा वार कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करके आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए देश की बहस और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।